नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक वक्तव्य जो है शायद देवबंद के महमूद मदनी का आया है। देखिए, इन वक्तव्यों को के विश्लेषण करने का भारतीय अवाम ताकत दल का एक ही मकसद है कि ये विभिन्न स्थितियों में ये इस तरह के लोग किस मानसिकता से ये काम कर रहे हैं और समाज में जो है वो एक भ्रम पैदा करते हैं, ये जानना जरूरी है। अब उनके इस वक्तव्य पर जो उनके विरोधी हैं तो वो कह रहे हैं कि देखिए ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत गलत नहीं कहा, काफी कुछ सही भी कहा है, लेकिन उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। पहला तो ये जो कह रहे हैं कि यह देश जितना मोदी महोदय का है और मोहन भागवत का उतना ही महमूद मदनी का है, ये चीज कहने की है। यह देश हमारा है, ये कहने की चीज है। आप दिन रात कहेंगे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, ये कहने की चीज है। आपका व्यवहार, आपका आचरण बताता है कि आप इनको पिता की तरह सम्मान देते हैं, उनको तरह मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं और माता को भी माता की तरह सेवा करते हैं, सम्मान देते हैं। कोई कहता होता नहीं है। और जो कहने का मतलब है कि आपके विचारों में कुछ कमी है, कुछ खोट है। आपका देश तो है ही। और दूसरा, तो यदि देश को सुरक्षित रखना है तो मदनी महोदय इस देश के संविधान से चलना होगा। और महमूद मदनी के कहने का वक्तव्य ये मतलब उनका मंतव्य ये था कि ये जो देश पर वो देश से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो जो कोई भी इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो निश्चित रूप से उन पहलुओं के प्रति गंभीर होगा जिससे ये देश कमजोर हो रहा है। यह महमूद मदनी को भी मालूम है कि 60-70 सालों से एक दल ने इस देश का क्या नुकसान किया है। उस पर भी बिल्कुल बेबाक रूप से उनको माने उस पर भी बेबाक रूप से उनको आना पड़ेगा।
और एक जो दूसरा दल आया है वो उसी का जो जोड़ीदार भारतीय जनता पार्टी नाम करके, वह पहला वाला तो जो जिसको कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेसियों ने या जेएनपीसी वालों ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इस देश को तबाह किया, हर तरह से तबाह किया। और तो उस पर भी बेबाकी से आपको आना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कहने से मात्र कि हमारा देश है और हम इसे मोहब्बत करते हैं, इतने से काम नहीं चलता है। इस देश के कौन दुश्मन हैं, उनके प्रति आपको गंभीरता दिखानी पड़ेगी। आपके विचार जो है वो इस जेएनपीसी का बचाव करते रहें और आप ये कहते रहें कि हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, तो ये दोहरे चरित्र को ये दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद जो ये दूसरा दल आया है भारतीय जनता पार्टी नाम का, ये जितने भी हमारे देश के मार्मिक तत्व हैं, जो इस मुल्क की बुनियाद के नींव के पत्थर हैं, वो हर एक में माने वो पंथ संबंधी, हिंदू सनातन पंथ संबंधी उसको चिपका रहा है। ये उसको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है। यह जो है भारत जो राष्ट्र है उसके नींव खोदने के बराबर है। और चिपकाने वाले कौन है? वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं। हर एक में जो है वो हिंदू सनातन, वो भारतीयता कहते हैं। भारतीयता वही है जो हिंदुत्व है। देशभक्ति वही है जो हिंदुत्व है। तो इस तरह से जो है और उनकी ये बदमाशी जो है यहीं तक सीमित नहीं है, बस यहीं तक जो है चिपका करके फिर जो देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और गद्दारी करके जो है वो अपने उनका जो इकोसिस्टम है, जो उनके चाटुकार इतिहासकार हैं, जो उनके चाटुकार बौद्धिक वर्ग है, चाटुकार मीडिया है, चाटुकार पत्रकार हैं, इनके द्वारा जो है अपनी मैंने इस जेएनपीसी ने और कम्युनिस्टों के साथ जो है इनकी एक झूठी महिमा मंडन, और जिन्होंने इस मुल्क के लिए त्याग किया और अपने प्राण दे करके आज़ादी लाई, अंग्रेजों को भगाया, उनको पृष्ठभूमि में डलवाया और तरह तरह के जो है आरोप भी लगवाए। भगत सिंह को आतंकवादी कहलवाया, उधम सिंह को कायर कहलवाया, और इसी प्रकार जो है वो चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला को भी तो पृष्ठभूमि में रखवाया। तो फिर ये जो दूसरा दल आया है, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को, हमारे भगत सिंह जी को, हमारे अशफाकुल्ला जी को, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को, हमारे खुदीराम बोस जी को, इसको महत्व नहीं देना चाहता है उसी कांग्रेस की तरह। ये सिर्फ जो है या तो हेंगड़ेवार या गोलवालकर और क्रांतिकारियों के नाम पर गोडसे और सावरकर, इस तरह का ये जहर घोल रहा है। तो मदनी महोदय, आपको इस तरह से जो है इस बीजेपी पर आक्रमण करना होगा। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यदि आप देश से मोहब्बत की बात करते हैं तो देश सर्वोच्च है, ये अपने कर्तव्यों से आपको दिखाना पड़ेगा। आप हर बात में इस्लाम को घुसेड़ेंगे, जिस तरह से ये हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व, जिसका भी प्रतिनिधित्व करता है सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है वो।
तो वो जिस तरह से वो हमेशा हिंदू सनातन पुराना और जो पुरातन के नाम पर जो है दूसरे पंथों, खास करके इस्लाम पंथ को जो नीचा दिखाने का और अपने पंथ को श्रेष्ठ दिखाने का जो ये जहर जो घोल रहा है, आप भी उसी तरह से हर बात में इस्लाम जो वो जोड़ करके उसी के इस दुष्कार्य को उसके जहर घोलने के माने दुष्कृति को आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता दल ने शायद किसी वीडियो में बताया था, वो फिर वही सवाल रख रहा है। यदि सचमुच आप में इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं महमूद मदनी महोदय, तो आपको बताना होगा, अवाम के सामने स्पष्ट करना होगा, देश के सामने स्पष्ट करना होगा कि आपका इस्लाम जो है उसका स्थान कहाँ आता है। मतलब कि एक देश है और उसके बाद अवाम है और उसके बाद भारत का संविधान है और उसके बाद एक साझी सोच है कि हमारी सोच जो है साझी होनी चाहिए, और जिसका कि नाम लिया जाता है गंगा जमुनी तहजीब। तो ये चार चीजें हैं। मैं फिर से कह देता हूं, देश माने अपना राष्ट्र भारतवर्ष, इसके बाद हमारी आवाम, और इसके बाद भारत का संविधान, इसके बाद साझी सोच। आपका इस्लाम जो है वरीयता के अनुसार उसको आप कहाँ रखते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि वाकई में आप इस मुल्क से मोहब्बत करते कि नहीं करते हैं। और यही क्राइटेरिया ये जो नकली राष्ट्रवादी हैं इनके ऊपर भी लागू होती है कि हिंदू सनातन को ये मैंने देश, अपनी आवाम, अपना संविधान और अपना साझी सोच के परिप्रेक्ष्य में ये कहाँ रखते हैं। और जो अब तक इनकी जो कृति रही है, ये कृति रही है, जो इनके करतूत रहे हैं, कृति इनकी जो करतूत रही है, जो है ये हिंदू सनातन को सबसे ऊपर रखते हैं, राष्ट्र के भी ऊपर रखते हैं। तो ये मुल्क के लिए सबसे खतरनाक है। ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के या तबके के जो ये कट्टरवादी तत्व हैं, जिसका प्रतिनिधित्व जो है सुधांशु त्रिवेदी करता है, समित पात्रा करता है, और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इत्यादि लोग करते हैं, यह जो है ये सबसे खतरनाक है। ये राष्ट्र से भी ऊपर जो है वो सनातन को रखते हैं। बताइए कितनी बार बताया गया है, वो उदाहरण दे करके कि जिस जापान की तारीफ की जाती है, जापान की मदद से बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, जो कि अब वो माने काफ़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है, उसने काफ़ी ऋण भी दिया है बहुत सस्ते ब्याज दरों पर, और वो सहायता भी कर रहा है। जापान जो है यानी भारत के आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण जो है वो साझेदार भी है और भारत का मित्र भी है। और जापान की तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में उसका योगदान, और विश्व व्यापार और आर्थिक रूप में जो एक विश्व नेता के रूप में जो जापान है स्थिति, और कौन जापान, जो कि 1945 में अमेरिका के द्वारा गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के द्वारा जो है तहस नहस हो गया था, बिल्कुल वो राख में मिल गया था। उस राख 1945 में राख से उठ करके इस स्थिति को, इतनी मजबूत स्थिति को विश्व के सामने वो जो है वो उठ खड़ा हुआ है। तो कुछ उसके मूलभूत जो तत्व तो होंगे ना, तो उस मूलभूत तत्वों को जानने के लिए इसी वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता दल ने बताया था कि एक औसत जापानी से जब पूछा गया
कि मान लीजिए आपके सामने एक विकट प्रश्न है कि आपके सामने आपके पिताजी हैं और आपका पंथ बौद्ध पंथ है, और विकटता इस बात की है कि एक को समाप्त करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। विकटता इसी बात की है, तो आप क्या करेंगे? तो वो औसत जापानी कहता है कि हम अपने पिता को समाप्त करके अपने बौद्ध पंथ को बचाएंगे। मतलब कि उसके विचार से बौद्ध पंथ उसके पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक सवाल और किया गया जो और इंट्रिकेट और डूबियस और माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, कि ये सवाल किया गया कि भाई ये सवाल उससे भी ज्यादा विकट है कि मान लीजिए आपके सामने आपका राष्ट्र जापान है और आपका पंथ बौद्ध है, और इसमें भी विकटता इसी बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? तो वो कहता है कि हम इससे भी कम समय लगाएंगे, अपने बौद्ध पंथ को समाप्त कर देंगे और अपने राष्ट्र जापान को बचाएंगे। यही सवाल जो है महमूद मदनी से भी है, और यही सवाल जो है ये जितने भी कट्टरवादी हैं तत्व जो है हिंदू सनातन आस्था वाले, चाहे ये सुधांशु त्रिवेदी हों, समित पात्रा हों, बीजेपी वाले हों, मोदी महोदय हों, और आरएसएस वाले हों, और जो है और बजरंग दल वाले हों, और हिंदू युवा वाहिनी वाले हैं, क्या ये बताएं कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए बाध्य करे, तो क्या अपने हिंदू सनातन को भी नष्ट करके अपने राष्ट्र भारतवर्ष को बचाएंगे? साफ साफ बताएं। और यही प्रश्न जो है महमूद मदनी जैसे लोगों से भी है कि क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए जो ये मांग करे कि अपने राष्ट्र को बचाना है, तो क्या अपने इस्लाम को भी नष्ट करके राष्ट्र भारत को बचाएंगे? तभी वो कसौटी बोलेगी जो आप कह रहे हैं कि आज इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो सत्य है या नहीं। तो ये जो और महमूद मदनी महोदय, अच्छा महमूद मदनी ने इसके अलावा कोई गलत बात नहीं बोली, थोड़ा सा उसको और परिष्कार करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो इस तरह का जो माहौल और इकोसिस्टम है, इनके वक्तव्य को कहना कि ये जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो फैला रहे हैं। दिन रात सांप्रदायिकता फैलाने वाले मीडिया के लोग हैं, दिन रात सांप्रदायिकता फैलाने वाले जो है ये बीजेपी के लोग हैं। देखिए, जब भी भारतीय जनता दल बीजेपी का नाम लेता है तो और जो दल हैं, जैसे कि ये कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले, समाजवादी पार्टी वाले, टीएमसी वाले, एनसीपी वाले, शिवसेना वाले, अकाली वाले, और ये आम आदमी पार्टी वाले, डीएमके, एआईडीएमके इत्यादि जो है, ये और अधिक सांप्रदायिकता फैलाते हैं, यानी बीजेपी से कई गुना। तो चूंकि बीजेपी अभी लोगों को भरमा करके उनका वोट ले रही है, तो उसकी असलियत को जानना हमारे आम भारतीय भाई बहनों को बहुत जरूरी है। और इनकी आदत है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका उपयोग करके जो है ये एक पांथिक जो है ये पांथिक भावना का ये शोषण करते हैं। हमेशा शासन प्रशासन में, देश में बस देश है, नागरिक है, बस इसी का महत्व है। लेकिन हमेशा जय श्री राम, हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, हिंदू सनातन, इस तरह से जो, और इतना ही नहीं, मुगलों को आक्रांता, इस तरह की जो कृति इनकी है बीजेपी वालों की, यह घोर देश विरोधी है, घोर जो है भारत विरोधी। और इनकी दोगलापंथी तो देखिए बीजेपी वालों की, भारतीयता की बात
ये कभी नहीं करेंगे अपने लिए। अब बोलेंगे कि हम जो है मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते हैं, उनको भारतीय मानते हैं। जरा जरा इसको बहुत बहुत गौर से समझिए। अपने को बोलेंगे कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, भारतीय नहीं मानेंगे अपने को। लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों अर्थात मुसलमान को बोले कि हम इनको भारतीय मानते हैं। इस तरह की डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे चरित्र का या दोगलापंथी जो है बीजेपी कर रही है इस देश में, जबकि इस देश में भारतीयता का एहसास कराने की जरूरत सबको है। हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शासन प्रशासन के जीवन में किसी पंथ की, चाहे हिंदू सनातन हो चाहे इस्लाम हो, उसकी भूमिका कतई नहीं है। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण दिए, वो जो है पंथ को उन्होंने दूर रखा, देश को सामने रखा। अब जब देश आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए, तब फिर ये चले आए जो है अब यानी वही जहर घोलने के लिए। और खासकर जब से ये मोदी जी का शासन आया है, तब से एक और तो मोदी महोदय भाषण कर रहे हैं ऊंचे मंच से कि सबका साथ सबका विश्वास, दूसरी ओर से और एक और तो ये कह रहे हैं, और साथ साथ जो है देश में नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को इन्होंने छोड़ दिया है। और जो दूसरे भेड़िया हैं उनको ये पाल रहे हैं। कुछ भेड़ियों को तो इन्होंने छोड़ दिया, जैसे यति नरसिम्हानंद सरस्वती, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये तो यानी इन्हीं के द्वारा छोड़े गए हैं। और कुछ और ऐसे भेड़िए हैं जिनको पाल रहे हैं, जैसे तौकीर रजा और जो है शफीकुर रहमान वर्क, वो वामन मेश्रम, वो चंद्रशेखर रावण, वो प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, इस प्रकार के जो कि जहर घोल रहे हैं। और यही नहीं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता में, जैसे डीएमके वाले हमेशा जो है एक नफरत की बात करते हैं हमेशा। और कभी कभी जो है हमारे जो है माने कि जो उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के भी खिलाफ वो बोला करते हैं। तो इस तरह का दौर चल रहा है। और उस दौर में मोदी जी यदि ये बोलें कि सबका साथ सबका विश्वास, तो निहायत ये इस मुल्क के साथ बेईमानी है, धोखा है। तो महमूद मदनी महोदय, यदि बीजेपी को घेरना है, मोदी जी पर आक्रमण करना है, तो इस नजरिए से करना है, मुल्क परस्ती के नजरिए से करना है। इस्लाम पंथ के चश्मे से आप करेंगे, वो आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि यह इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। इसको तो हम हमेशा याद रखिए। और शायद आप महमूद मदनी महोदय, आप अपने उस वक्तव्य को याद करिए कि जिसमें फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का इस पर, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मसले पर, आपने क्या बोला था कि हमारा भी जब वक्त आएगा, जब हमने जो है वो इन सबों ने, कट्टरवादियों ने, जो एक साम्राज्य था ना, तो जो रोमन एम्पायर था, तो एक उसमें गिरजाघर था। और फिर जब वो रोमन एम्पायर जो है ऑटोमान साम्राज्य में तब्दील हुआ, कोई अब्दुल्ला करके था, या मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि बहुत कम समय में वो रोमन एम्पायर को बदल दिया ऑटोमान साम्राज्य में। तो उस गिरजाघर को
इसने बना दिया हैगिया सोफिया मस्जिद में। तो महमूद मदनी महोदय ने वक्तव्य दिया था कि हमने भी जो है वो हैगिया सोफिया बना दिया। तो हम भी, महमूद मदनी महोदय ने बोला था कि हमारा भी वक्त आएगा तो हम भी इस राम मंदिर को हैगिया सोफिया बना देंगे। इस तरह की सोच रखते हुए आप कहते हैं कि आप इस मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं। ये आपके दोहरे चरित्र को या दोगले पंथ या दोगले चरित्र को दिखाता है। और यदि इस मुल्क से आप मोहब्बत करते हैं तो वैसा आचरण आपको दिखाना पड़ेगा। और इस तरह की बात मैंने हैगिया सोफिया की बात भी करेंगे और इस तरह का दम भी भरेंगे कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जितने लोग हैं, सीधी सपाट बात है कि हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शासन प्रशासनिक जीवन में पंथ को दूर रखिए और जो सच्चे अर्थों में यदि इस मुल्क को महफूज रखना है तो इस्लाम पंथ हुआ, चाहे हिंदू सनातन पंथ हुआ, चाहे ईसाई पंथ हुआ, चाहे सिख पंथ या कोई भी पंथ हो, इन जो चार महत्वपूर्ण जो पहलू है, हमारा राष्ट्र, हमारे देश के लोग और हमारे जो है हमारा संविधान और एक साझी सोच, इसके बाद ही यानी कोई पंथ आता है, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी हो। और जब तक इस तरह की सोच जो है लोगों में विकसित नहीं होगी, यह राष्ट्र जो है महफूज नहीं हो, यह राष्ट्र जो है महफूज नहीं हो सकता है। और जिस तरह का ये माने बौद्धिक वर्ग, मीडिया और पत्रकार एक गलत दिन रात जो है हिंदू सनातन की बात, इस्लाम की बात, हिंदू सनातन की बात करते रहते हैं, यह हमारे राष्ट्र की, भारतवर्ष की नींव को खोद रहे हैं। सब बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। और खास करके जब से मोदी जी का शासन आया है तब से तो कहना ही क्या, पूरा तांडव। और बीजेपी वालों का जो एक खतरनाक भारत विरोधी जो चरित्र सामने आ रहा है कि शासन में आने के बाद भी ये कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टी को समाप्त करने के बजाय ये सामने उसको देखना चाहते हैं, जिसके सामने जो है लोकसभा में बहस कर रहे हैं, लोकसभा में बहस कर रहे हैं। जैसे जो है वो निशिकांत दुबे का भाषण देखा गया, वो जितना वो बता गए इस कांग्रेस के उससे 1000 गुना ये जिसके पाप हैं। निशिकांत दुबे क्या बताएंगे देश के खिलाफ, इस कांग्रेस के जीएनपीसी के 1000 गुना पाप हैं। लेकिन निशिकांत महोदय ये चीजें जो है बताने की नहीं है, उसको समाप्त करने की हैं। आपकी सत्ता आने के बाद भी 9 साल हो गए, ये मोदी महोदय ने इस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए क्या किया? सिर्फ एक काम किया कि उसको सत्ता से दूर रख करके उसको विपक्ष में बैठा दिया। सवाल निशिकांत दुबे हों, चाहे सवाल जो है वो सुधांशु त्रिवेदी हो, समित पात्रा हो या मोदी महोदय से है, क्या ऐसे तत्व जो देश के गद्दार हैं उनको आप विपक्ष में आप जो है वो देखेंगे और बिठाएंगे? हम मानता हूं कि अभी भी जनता कुछ भ्रमित है, जो कि कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टी को अभी पहचान नहीं पा रही है। खास करके ऐसे तबकों से, केरल में जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो कि कहते भी हैं भी कि वो वहाँ का शिक्षा का स्तर या लिटरेसी जो है वो 100% है, बहुत शिक्षित हैं। लेकिन ये सवाल उठेगा कि क्या आपके 100% शिक्षा का यही मतलब है कि या तो देश की दुश्मन जीएनपीसी, देश की गद्दार जीएनपीसी,
या उसी तरह से देश के दुश्मन, देश के गद्दार कम्युनिस्टों को आप चुनेंगे, सत्ता में बिठाएंगे और उनके देश विरोधी पापों को आप झेलेंगे? यही आपके जो है 100% शिक्षा का माने मतलब है। तो इस तरह का अभिशाप अभी भी है हमारे अवाम में, यानी देश के दुश्मनों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है। हमारे देश के जब संविधान बन गया तो कोई बाहर से आया है, कहाँ से आया है, वो हिंदू सनातन को मानता है कि नहीं मानता है, इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है, इससे क्या मतलब? वो इस देश का नागरिक है और उसकी पूरी वफादारी इस मुल्क के प्रति है। दैट्स ऑल, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन दिन रात वो बाहर से आया है, हम यही के हैं, वो आक्रांता है, ऐसे फैलाने वाले इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। हमारे देश के लोग ये पहचाने और इसी की चर्चा सब वो चलवाते हैं। सवाल इस बात का कि कोई कितनी भी गद्दारी कर ले, सारे गद्दारों को बचाने वाली बीजेपी है। कन्याकुमार ने सरेआम जो है वो नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको ये सब गद्दार नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले। उनको बचाने के लिए एक ढाल दे दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। कोई भी सुनेगा कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग माने क्या होता है? कि किसका टुकड़ा? कागज का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, किसका टुकड़ा? तो किस तरह से बीजेपी वाले जो है देश के गद्दारों को बचाने की निरंतर साजिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़े गद्दार हैं। ये जैसे राहुल है, डोकलाम के मुद्दे पर क्या गद्दारी किया, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उससे उपदेश सुनते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और ये कांग्रेस वाले इतने शातिर हैं कि हर कोई मौका ढूंढते हैं अपने गद्दारी के पाप को धुलने का। चीन का मसला क्यों उठाते हैं? बीजेपी वाले बताया, सिर्फ नेहरू ने जो इस देश के साथ गद्दारी किया, अपने इस देश की जमीन जो दुश्मन चीन के हाथों में सौंपा, उसी गद्दारी को पाप को धुलने का ये मौका ढूंढते हैं। और ये बीजेपी वाले भीगी बिल्ली की तरह उसके साथ पेश आते हैं। यह इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है बीजेपी वालों और मोदी महोदय कि देश के गद्दारों के आगे आप जो है वो भीगी बिल्ली बनिए। और इतना समझिए, आप इस मुगालते में मत रहिए कि सब समय एक जैसा रहेगा। इस कांग्रेस का हिसाब यह देश करेगा जरूर, और उसी वक्त आपका भी हिसाब करेगा। उस दिन का इंतजार करिएगा कि किस प्रकार इस गद्दार राहुल गांधी को आप जो बचा रहे हैं, वाजपेयी ने बचाया। ये तस्कर था, ये तस्करी करते हुए पकड़ा गया है राहुल गांधी, और उसको बचाने वाला यही वाजपेयी है। यह देश को जानना चाहिए। तो और उसी पाप को ढकने के लिए आप सहारा लेते हैं प्रभु राम का, जय श्री राम का और सनातन का। ये इतना बड़ा पाप आप कर रहे हैं। तो मदनी महोदय, यदि आपको मुल्क से मोहब्बत है तो इन पहलुओं पर बीजेपी को घेरिए, इस्लाम के आधार पर नहीं। देश पर कुर्बान होने वालों ने सिर्फ देश के लिए कुर्बानी दी थी, इस्लाम के लिए नहीं दी थी, हिंदू सनातन के लिए नहीं दी थी। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, खुदीराम बोस हुए, इन्होंने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, हिंदू सनातन के लिए नहीं। अशफाकुल्लाह जी ने कुर्बानी दी थी, वो इस्लाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए। तो थोड़ी सी सीख लीजिए मदनी महोदय, और एक अच्छी सोच जो है आगे वो विकसित हो। और किस तरह का जहर चल रहा है ये मीडिया के द्वारा। अब हमारे पास तो साधन इसमें नहीं है, साधन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि साधन नहीं हो, साधन होगा।
लेकिन किस प्रकार का बौद्धिक प्रदूषण मैंने ये सब घोल रहे हैं मीडिया वाले, पत्रकार वाले, इसको देखने की आवश्यकता है। और ये बहुत जमाने से है, लेकिन जमाने से है। अरे जिस समय क्लाइव यानी 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, कौन कल्पना कर सकता है कि नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना उसके पास, महज 3 से सैनिक उसके थे क्लाइव के, और वो क्लाइव वो जीत गया वो युद्ध जो है। और किससे जीता? जिसके पास 18,000 सैनिक थे। क्यों? कि पहली गद्दारी तो किया इसने, मिर्जाफर ने, जो उसका सेनापति था, जो कि 18,000 सेना नवाब सिराजुद्दौला की, वो उसने आत्मसमर्पण करवा दिया क्लाइव की 3 से सैनिकों के आगे। पहले तो गद्दारी उसने किया। उससे बड़ी गद्दारी जो है ये, यानी प्लासी युद्ध को 1 लाख लोग देख रहे थे, और जो है वो यदि वो चाहते, यदि उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई हमारे देश का दुश्मन क्लाइव है या अंग्रेज है, नवाब सिराजुद्दौला नहीं है, वो तो अपने ही देश का है, लेकिन उनकी भी गद्दारी थी जो 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। यदि वो चाहते तो मीर जाफर का भी इलाज कर देते, क्लाइव का भी इलाज कर देते, और उसके 3 से सैनिकों का भी इलाज करते। लेकिन उन लोगों ने इस मानसिकता से नहीं किया कि ये तो मुसलमान है ना, नवाब सिराजुद्दौला मुसलमान है, तो यदि इसकी रियासत ढह रही है तो ढाने दीजिए। और जब वो प्लासी का युद्ध जीत गया क्लाइव जो है, तो प्लासी के युद्ध से मुर्शिदाबाद राजधानी थी, यानी बंगाल रियासत की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, तो करीब यानी 100 किलोमीटर पड़ता है। उसके जुलूस में ये लोग शामिल हुए। तो देश के खिलाफ गद्दारों की कहानी जो है वहीं से चलती है। और देश के गद्दार जो है, किस गद्दार हैं? औरंगजेब को सामने लाते हैं और औरंगजेब को बदनाम करते हैं। एक अवध ओझा हैं, भारतीय जनता दल तो कहते हैं अवध ओझा हैं, जो कि IAS की कोचिंग चलाते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई औरंगजेब एक ईमानदार और सख्त किस्म का प्रशासक है, वो बराबर करते हैं। कम से कम अवध ओझा से ही सीख ले लें वो। और वही बताते हैं कि ये कट्टरवादी जो तत्व हैं, जो छाए हुए हैं बीजेपी में, तो वो कट्टरवादी तत्व जो है हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व जो छाए हुए बीजेपी में, वो ये सब कहानी रचने में बड़े माहिर हैं, झूठी कहानियां रचने में। वही तो मैं सोचता हूँ कि आखिर ये राहुल गांधी हुए, कांग्रेस वाले और ये कम्युनिस्ट वाले इतनी झूठी बात बोलते कैसे हैं? ये हिंदू सनातन में जो कट्टरवादी तत्व हैं, झूठी कहानियां रचना, और झूठी कहानियों में बम्बास्टिक शब्दों का प्रयोग जरूर करेंगे। छोटी छोटी बात में ला देंगे ब्रह्मांड को। मैंने बताया था कि ये सब सातिर इतने बड़े होते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, पुटिंग द ऑस्ट्रिच बिफोर द ट्रुथ, सच्चाई के आगे वो शुतुरमुर्ग को खड़ा कर देना, ये इनकी आदत होती है। और झूठी कहानियां वो रचने में, तो उसी झूठी कहानियों में जो अवध ओझा कहते थे कि औरंगजेब के खिलाफ जो दुष्प्रचार था कि जब तक वो एक मन जनेऊ नहीं तोड़ लेता था, माने कि और तो अवध ओझा बता रहे थे कि एक मन जनेऊ का मतलब होता है 20,000 ब्राह्मण। तो 20,000 ब्राह्मण को जब तक वो मार नहीं लेता तब तक वो खाना नहीं खाता था। इस तरह का दुष्प्रचार ये सब जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, इस तरह का फैले हुए। और हमने खुद व्यक्तिगत रूप से मैं नमूना बता रहा हूं
कि किस तरह से ये जड़ खोल रहे हैं। आक्रांता वाली थियरी को ला करके जो है ये अपने जो देश के गद्दारों को बचा रहे हैं, उस पाप को ये ढक रहे हैं, ये बीजेपी वाले। आक्रांता, अरे भाई तुमको आक्रांता से क्या मतलब है? इस देश में जो आया और रह गया, बस गया, अपने को खपा दिया इसी मिट्टी में, इसी को अपना वतन माना, सब लोग बराबर हैं, लेकिन फिर भी आक्रांता आक्रांता आक्रांता, ये सब बहुत खतरनाक दुश्मन है इस देश के। और उस पर से मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। क्या क्या धोखा है। तो अवध ओझा बता रहे थे कि इस तरह से सब कहानी रचे हुए कि एक मन जनेऊ जब तक वो इकट्ठा नहीं कर लेता, मैंने 20,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन जब तक वो मरवान नहीं, उनका कत्ल नहीं करवा लेता था, तब तक खाना नहीं खाता। इस तरह की कहानी सब बनाए। तो उन्होंने कहा कि वो जो है शायद 40 साल तक उसने शासन किया। क्या इतने तो आबादी भी नहीं रही, यानी 20,000 गुड़े 365 गुड़े 40 करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो झूठी कहानियां बनाने में ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व, हमने कहते अकेले हैं, और भी पंथों के, जरा इस्लाम पंथ के जितने भी इसी प्रकार के दुष्प्रचार करने वाले मुल्ले कटमुल्ले और जो मौलवी, उनका तो हिसाब ही गलत, वो अजीब है। झूठी कहानियां, और वो तो और आगे हैं। वो कौन है, वो जाकिर मूसा नाइक जाकिर मूसा नाइक जो है कहता है कि जो काफिर हैं और हिंदू हैं उनको मार दो। और जाकिर मूसा नाइक के समर्थक हैं, तो मदनी महोदय जाकिर मूसा नाइक के समर्थकों का बहिष्कार तो आप करिए, तब न साबित होगा कि आप जो है इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हर वक्त जो है कभी भी देश की बात नहीं करता है, कभी भी देश की बात नहीं करता है, पूरी अवाम को मुसलमान 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 अपने को वकील कहता है। और वकालत में भारत का संविधान है, भारत का संविधान कहता है कि सभी लोग मुसलमान नहीं है, कि मुसलमान है ही नहीं, ये भारतीय नागरिक है। ये अपराध बराबर करता रहता है असदुद्दीन ओवैसी। तो मदनी महोदय असदुद्दीन ओवैसी का बहिष्कार तो करिए, करवाइए, तब में साबित होगा कि आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, शब्दों से अल्फाजों से तो वो भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर प्रतिक्रिया दे रहा था कोई पांडे करके कि हम समाज को चलाने वाले हैं और हम जो है विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय में विश्वास करते हैं। अरे मुंह से कहने से क्या होता है पांडे महोदय, आप करते क्या है? आपका बगल वाला के साथ आपका क्या व्यवहार है? आप अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को नीच समझते हैं, दूसरे को शूद्र समझते हैं, किसी को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, तालाब से पानी लेने नहीं देते हैं। अब भी वो चमार है, फलाने ठिकाने वो कहते रहते हैं, और आपके मुंह से निकलता है जो है विश्व बंधुत्व और जो है वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे ही जो है ये पाखंडियों से जो है पूरा देश जो है ये परेशान है। तो ऐसे ही पाखंडी उधर भी हैं, इस्लाम पंथ में काफिर है तो उनको मार दो, और फिर बोलेंगे कि हमारा इस्लाम तो जो है वो भाईचारा वो सिखाता है। ऐसे तत्वों का जब तक बहिष्कार नहीं होगा और उनकी सभाओं में लोग भीड़ करते रहेंगे, कोई सुधार नहीं होने वाला। खैर, भारतीय जनता दल अभी इस सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। अच्छा, भारतीय जनता दल किसी वीडियो का प्रचार न हो, इसकी भी साजिशें चल रही हैं, खासकर बीजेपी के द्वारा। बीजेपी निश्चित है कि कोई सोशल मीडिया कोई मिस्चीफ या खुराफात कर रही है, शायद हमको आशंका है।
सीधी सपाट बात है कि भाई जो भी इस मुल्क में आया रह गया, कहीं से भी आया हो कोई मतलब नहीं है, रह गया और इसी मिट्टी को अपना वतन माना, इसी में खप गया, उसके बाप दादे खप गए, इस मुल्क का हो गया, सब लोग बराबर है। बात ये इतनी सीधी सपाट बात को न स्वीकार करके फिर वही कट्टरवादी सोच, ये वहां से आया था, आज मंगोलिया से आया था, मुगल आए थे, आक्रांता है। तो हमारी आवाम जो है इनको ठीक से पहचाने और इसी जहरीले वातावरण में समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो कि मुखौटा लिए हैं समाजवाद और लोहियावाद का, इनको पूरा मौका मिलता है गुंडागर्दी का वातावरण फैलाने में, दादागिरी का वातावरण फैलाने में, और जो है माफिया राज का वो वातावरण फैलाने में। किसी की भी संपत्ति हो, किसी का पेट्रोल पंप हो, उस पर कब्जा कर लेने का वातावरण फैलाने में इनको मौका मिलता है। बहुजन समाज पार्टी वालों को भी बाबा साहब ने बोला था कि हम हमारे देश में जो है एक जातिभेद समझ होना चाहिए। अब काशीराम और मायावती लिखे क्या आते हैं, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। बताइए बाबा साहब की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचती हो। और फिर इसके बाद ये बामन मिश्रम नफरत ही नफरत फैला रहा है। तो मतलब कि जो जिनका नाम ले रहे हैं, मैंने उनके सिद्धांतों को ये कुचलने वाले हैं सर। जैसे कि कट्टरवादी तत्व जो है हिंदू सनातन के, इन्होंने वर्ण व्यवस्था फिर जात व्यवस्था करके मैंने कि हम हमारे एक तबके के साथ बहुत बड़ा अन्याय और नाइंसाफी और शोषण किया। जो नए किस्म के सामंत शाह जैसे मायावती, उसी व्यवस्था के पोषक, ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे मंत्री हो, उनको जमीन पर बिठाती है और अपने जो है उच्च आसन पर बैठती है। तो नए किस्म की यही समस्या है ये मायावती। और बात करेगी जो है वो माने सामंतशाही जो है व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने वाले, सब झूठा। तो बाबा साहब ने भी जो सिखाया था, एक समता का भाव होना चाहिए, और भारतीय जनता दल उनको पूरा सम्मान देते हुए, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए ये बराबर ही कहा है कि खास करके हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, माने जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, इनके साथ जो है अपनापन का जो है व्यवहार होने की आवश्यकता है। देखिए ये सारी बातें जो है कम से कम 12 से लेकर 13 से वीडियो जारी हुए हैं, ये जन जन तक इसका प्रचार हो, नहीं तो ये सब जो है, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था? बिखराव, आपस में वैमनस्य, आपस में ईर्ष्या, वही चीज आज जो है ये सब कर रहा है। तो इस सब का इलाज है भारतीयता, भारतीय एकता, और सभी भारतीय हैं। और भारतीयता को माने अपनाने के लिए ये भारत विरोधी जो तत्व हैं, और उसमें जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो सबसे बड़े इसके शत्रु हैं। और इनका हर चीज पाखंड, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद। इनके शासनकाल में मीडिया है, ग्लैमर है, विज्ञापन है, टेलीविजन है, नग्नता। बताइए, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, या हमारी जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक मान्यता है, उसके जड़ में है नारी का सम्मान। आप एक और जो है नग्नता को संरक्षण देंगे। अब मंत्रालय ये सरकार जो चला रहे हैं ना,
और इनकी सरकार में एक मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसी के अधीन ये सब बॉलीवुड और विज्ञापन आता है। तो उसमें नग्नता, फूहड़पन और अश्लीलता, ये तीन अभिशाप हैं, मतलब न्यूडिटी और वल्गरिटी, ऑब्सैनिटी का पूरा साम्राज्य है। तो इसमें बीजेपी वाले तो बीजेपी की सरकार के संरक्षण में तो चल ही रहा है। ये जितने भी कमर्शियल क्लास है, जिनका उद्योग चलता है, वो जरा भी नहीं सोचते हैं कि हमारे भारत की नारियों को नग्न करके दिखा करके, जो माने जब तक नग्न नहीं करेंगे तब तक उनका माल बिकेगा नहीं, इस मानसिकता से। और उस पर से ये फैशन उद्योग जो है, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नष्ट करने का कि जो आग है उसमें घी का काम कर रहा है ये फैशन उद्योग। इस तरह के कपड़े आ रहे हैं कि हमारी बच्चियों का, हमारी माताओं और बहनों का, बेटियों का तन ढकने के स्थान पर तन ढकने की बजाय वो जो शरीर प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन पर वो ज्यादा वो केंद्रित होता है। तो मैंने कि इसलिए इन सबों का बीजेपी वालों का जो राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये सब बिल्कुल झूठा और नकली है। तो मदनी महोदय यदि इन पर इनको घेरना है, आक्रमण करना है और इनसे टक्कर लेनी है, तो ये सब मुद्दे हैं। इस्लाम बोल करके, मुसलमान बोल करके आप जो है इनका सामना नहीं कर सकते हैं आप। और ये बात सही है, वो कई डिस्कशन में देखा गया, वो बराबर कहते हैं भाई अब मुगलों की बात को लेकर के आप बराबर जो है उनको नीचा दिखाने का जो दुष्प्रयास है ये कट्टरवादी तत्वों का, हिंदू सनातन के, तो इनको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात और भी है, मुगलों को जो लोग आक्रांता कहते हैं वहीं पर इस तरह की प्रवृत्ति को कुचलने की आवश्यकता है। मुगल कैसे आक्रांता हुए पहले वो बताएं। मुगल सल्तनत का भारत की संस्कृति में, भारत के इतिहास में एक जो है अभूतपूर्व योगदान है उनका। अकबर द ग्रेट है तो ग्रेट है वो। अकबर के शासनकाल में एक थे टोडरमल, वो राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर। उनके द्वारा जो भूमि का जो बंदोबस्त है यानी लैंड सेटलमेंट आज तक कायम है। अकबर ने लोगों को मिलाने के लिए माने हर एक समाज के धर्म गुरुओं को बुलाता था। एक वो बनवाया था उसने, वो इबादत खाना। उसने लोगों को एक करने के लिए उसने क्या प्रयास नहीं किया, उसने और सबको सम्मान दिया उसने। और अकबर के पहले जरा समझिए, अकबर के पहले जब भी कोई राजा या जब भी कोई राजा दूसरे राजा को या राज्य को पराजित करता था तो उसकी बहन को, उसकी बेटी को ले जाता था, अब मान शादी वादी करने के बहाने जो भी है। अकबर पहला शासक था, अच्छा, और यानी सब उसको ले जाते थे। फिर वो बेचारी बेटी या वो बहन जो है अपने माता पिता, अपने भाई को सदा के लिए जो है वो भूल जाया करती थी। इस तरह का दंश, इस तरह का अभिशाप जो है उस समय की बहु बेटियां वो भी राजघराने की झेला करती थी। अकबर ने इसका अंत किया। अकबर ने अपने रिश्तेदारों को सम्मान दिया। मान सिंह को जो है अपने दरबार में 10,000 मनसद का वो स्थान दिया उसने। तो अकबर के कई महानता के काम हैं। जहांगीर का न्याय अनुकरणीय है इस देश के लिए।
और जो स्मारक जो 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 बनाए गए और औरंगजेब के खिलाफ ये बातें कि उसने अपने 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 पिता को कैद कर लिया, भाई को मार दिया। अवध ओझा जो कि IAS की कोचिंग चलाते, उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने वो राजा जय सिंह या उनके कोई भाई हुआ उनको माफ कर दिया, लेकिन अपने भाई को, लेकिन अपने भाई दारा सिकों को माफ नहीं किया। तो इस बात को जो है, ये इस बात को कट्टरवादी तत्व नहीं बोलेंगे। और हमने खुद जो है कई यानी हमारा भी पाला जो है इस तरह के कई कट्टरवादी तत्वों से पड़ा है। हमने पूछा भाई आखिर औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? देखिए, भारतीय जनता दल तो न्याय के आधार पर और देश हित में और इस देश में एक समरसता का वातावरण है, भारतीयता का वातावरण है। इसके लिए बराबर वो निडरता से, निर्भीकता से इस चीज को कह रहा है और आगे बढ़ा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जब वो चेहड़ते हैं बीजेपी के और सुधांशु त्रिवेदी जैसे कट्टरवादी तत्वों के जो नेता हैं, वो हमेशा मुगल बोला करते हैं, तो ये दुम दबाकर भागने लगते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वो बोलते हैं कि हमको क्या मतलब मुगल से। जिस जिन्ना साहब के साथ अन्याय हुआ, देश बांटा जो है गांधी और नेहरू ने, और इल्जाम ठोक दिया जिन्ना साहब के मत्थे, ये दुष्प्रचार अब तक चल रहा है। तो जब इस तरह का दुष्प्रचार आता है तो ये असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भाग खड़ा होता है, कहता है कि हमको जिन्ना से क्या मतलब, हमको जो है इसे वो मुगलों से क्या मतलब, पता नहीं है। और खास करके ये वकील है, वकील का काम है न्याय का पक्ष लेना, और इतना बड़ा अन्याय हुआ है वो जिन्ना साहब के साथ, और जो है और ये भाग खड़ा होता है असदुद्दीन ओवैसी। जिन्ना साहब के पक्ष की बात नहीं करता है भारतीय जनता दल, ये बस ये कह रहा है कि इस देश बांटा इन सबों ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, और मर दिया जो है इनके सिर पर। जितने भी दंगे हुए ये सब जानते थे कि जब इस तरह का देश का बंटवारा होगा, आबादी का हस्तांतरण होगा तो दंगे तो हो गए ही, ये सब जानते थे। लेकिन सत्ता की हवस इतनी हावी थी इस नेहरू और गांधी के ऊपर जो है कि देश बटे तो बटे, पाकिस्तान बने 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाए तो जाए, 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े तो उजड़े। इस सारे की तबाही के मंजर पर उसको सत्ता हथियानी थी। लेकिन उस नेहरू को इन सबों ने बनाया जिसके पक्ष में न तो कांग्रेस थी न तो भारत की आवाम थी, जिसको बना दिया। तो इस अन्याय को जो है सब नहीं कहते हैं, तो वो दुष्प्रचार अभी भी चल रहा है। तो उसको न्याय दिलाने के बजाय ये असदुद्दीन ओवैसी वो भाग खड़ा होता है कि कहता है कि हमको जिन्ना से क्या मतलब, हमको मुगलों से क्या मतलब। तो हमारा भी पाला पड़ा है कुछ कट्टरवादी तत्व जो है हिंदू सनातन के, जो जैसे वो सुधांशु त्रिवेदी से तो मेरी भी इच्छा है कि एक बार सामना हो जाए, और मैं चाहता हूं कि और मैं चुनौती नहीं है, मैं साफ कहता रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी को यदि हिम्मत है तो सामना करें मेरा। तो और लेकिन मैं ऐसे तत्वों से भी वो टकराने की इच्छा रखता हूँ। तो मैंने पूछा भाई कि आखिर इसी प्रकार का एक तत्व था। मैंने पूछा भाई कि आप जो है औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों करते हैं? उनका एक ही जवाब था कि उसने जो है मंदिर तोड़ा था। हमने कहा जनाब अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए, औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़ा था और मस्जिद भी तोड़ा था, पता कि नहीं पता?
और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि आपके जो जो चहेते हैं मोदी महोदय, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ अहमदाबाद में जो राजधानी है गुजरात की, वहाँ उन्होंने यानी 100 से ऊपर मंदिर तोड़वाए थे। भारतीय जनता पार्टी दल बिल्कुल इसका पक्षधर है कि आवाम की सहूलियत के लिए यदि मंदिर टूटता है तो टूटे, मस्जिद टूटती है तो टूटे, गिरजाघर टूटता है तो टूटे, और गुरुद्वारा भी टूटता है तो टूटे, आवाम की सहूलियत सर्वोपरि है, बाकी चीजें बाद में। रेल लाइन बिछाना है, सड़क बनानी है, इस प्रकार से और भी जो 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 सहूलियतें सुविधाएं देनी है, तो इसमें कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर जो है आड़े नहीं आना चाहिए। ये पब्लिक सेंटिमेंट है। तो तब उनके पास कोई जवाब नहीं बना। इस प्रकार से और भी हम बताएंगे कि ये इन कट्टरवादियों का जो मन में इस तरह से जो ऑब्सेशन जो बिठाए हुए हैं, एक जो है गलत अवधारणा का एक भूत, उसको साफ करने की आवश्यकता है। लेकिन वो साफ तभी होगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। अभी लगता है कि अपेक्षित गति में ये पहुंच नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, देर से बेर हो, जो बीता सो बीता, लेकिन अब से जो है इसके सारे वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।